हम पढ़ रहे हैं बल एवं गति के नियम। इस अध्याय में हमने पढ़ा है गति के नियमों के बारे में, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व क्या होता है इन सब के बारे में, और आवेग क्या होता है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग। एक बार और बता दूं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि किसी निकाय में बाह्य बल ना लग रहा हो, निकाय मतलब कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण अपने आप को छोड़कर बाकी सब पर बल लगाता है, उसको हम कहते हैं निकाय। तो यदि किसी निकाय में बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इस नियम के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसका पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा, जब एक बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पर गोली तीव्र वेग से आगे निकलती है, बंदूक पर भी पीछे की ओर बल लगता है, जिस बल को हम कहते हैं प्रतिक्षिप्त वेग। इसके लिए समीकरण हमने पिछली कक्षा में निकाला था। क्या था समीकरण? V बराबर mv अपॉन कैपिटल M, ऋण का चिन्ह। इस समीकरण में कैपिटल V जो है ये है आपका प्रतिक्षिप्त वेग, स्मॉल m है आपका गोली का द्रव्यमान, स्मॉल v है आपका गोली का वेग, और कैपिटल M है आपका बंदूक का द्रव्यमान। ठीक है, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। एक और अनुप्रयोग देखते हैं हम, किसका? रेखीय संवेग संरक्षण का दूसरा अनुप्रयोग, बम का विखंडन। हमारे पास एक बम है जिसका द्रव्यमान है m, इसमें विस्फोट हुआ तो वो दो भागों में टूट गया। इसका द्रव्यमान हो गया m1 और m2 और वेग हो गया v1 और v2। मान लेते हैं बम पहले है विराम अवस्था में, है ना। तो रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संपूर्ण रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहता है। चूंकि विखंडन के पहले बम कैसा था? विरामावस्था में था, तो उसका संवेग यानी कि विखंडन के पूर्व संवेग बराबर होगा बाद में संवेग के। पूर्व में संवेग कितना? द्रव्यमान है m, वेग है 0, बाद में कितना? दो भागों में टूट गया, तो m1 v1 क्या हो गया? पहले वाले का संवेग धन m2 v2, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। ये तो हमने माना जब क्या है, कण कैसा है, बम कैसा है, पहले विरामावस्था में है। मान लीजिए वो विरामावस्था में नहीं है, विवेक से गतिशील है, 0 नहीं है, विवेक से क्या है, वो गतिशील है। तो क्या हो जाएगा इधर mv बराबर m1 v1 m2 v2। ये होता है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब कुछ आंकिक प्रश्न हम हल कर ले जिससे हमको ये नियम और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
प्रश्न लिख लूं। 0.02 किलोग्राम की गोली 100 किलोग्राम के बंदूक से प्रश्न क्या है? 0.2 किलोग्राम की गोली 100 किलोग्राम के बंदूक से 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलती है। तो प्रतिक्षिप्त वेग की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सूत्र हमारे पास यही प्रयोग होने वाला है प्रतिक्षिप्त वेग का। फिर से बता दूं, प्रतिक्षिप्त वेग क्या है? जब गोली तीव्र वेग से आगे निकलती है तो बंदूक पर जो पीछे की ओर धक्का लगता है ना, उसको हम कहते हैं प्रतिक्षिप्त वेग। तो इसको हम हल करें। क्या क्या हमको दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है हमको? गोली का द्रव्यमान स्मॉल m 0.02 kg। और क्या दिया गया है? बंदूक का द्रव्यमान कितना? 100 kg। और क्या दिया गया है? गोली का वेग 80 मीटर पर सेकेंड। वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है प्रतिक्षिप्त वेग, यानी कि कैपिटल V हमको निकालना है। तो प्रतिक्षिप्त वेग के फॉर्मूला में रख देते हैं हम mv बटे कैपिटल M। इस फॉर्मूले में ऋण का चिन्ह ये बता रहा है कि इसकी दिशा गोली के दिशा के विपरीत है ना। आंकिक प्रश्न में ये चिन्ह को दर्शाना जरूरी नहीं है, हमको परिणाम से मतलब है। चलिए मान रखे हम। m का मान है 0.02 गुणित वेग है 80 बटे 100। गुणा करेंगे इन दोनों को कि कितना आ जाएगा? 2 8 16 160, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 1.60 बटे 100। 100 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.016। हमने क्या निकाला? वेग निकाला। वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा उत्तर आ गया कि प्रतिक्षिप्त वेग कितना होगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम हल करेंगे, इसको मैं मिटा दूं। एक और प्रश्न। चालीस किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड दस मीटर पर सेकेंड तथा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से
एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। टकराने पर निकाय बनाते हैं। तो निकाय का वेग ज्ञात कीजिए। ये है हमारा प्रश्न। क्या क्या दिया गया है, चलिए इसको हम हल करते हैं। दो पिंड है हमारे पास, उसका द्रव्यमान हम कितना कितना दिया गया है। m1 बराबर दिया है 40 किलोग्राम और m2 बराबर दिया गया है 20 किलोग्राम। इनका वेग कितना दिया गया है। v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और v2 बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये टकराएंगे तो इनके टकराने के बाद मान लीजिए उसका वेग हो जाता है निकाय का वेग, तो इसी वेग की हमको गणना करनी है। ठीक है, अब हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे यहाँ पर कि टक्कर के पूर्व का रेखीय संवेग किसके बराबर होगा, टक्कर के पश्चात के रेखीय संवेग के बराबर होगा, है ना। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यही होता है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, टक्कर के पूर्व मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, दोनों पहले दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है इसलिए दोनों को अलग अलग लिया हमने। अब जब वो दोनों जुड़ गए तो उनका द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस m2 और वेग कितना हो गया v, या फिर v बराबर क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। एक चीज मैं भूल गई थी, यहाँ पर जो वेग है दूसरे का वेग हम ऋण 50 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो दोनों की गति है वो एक दूसरे के विपरीत है। एक वेग को यदि हमने धन लिया है तो दूसरे वेग को हम लेंगे ऋण 50। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। क्या होगा, v बराबर m1 v1, m1 कितना है 40 गुणित v1 कितना है 10 धन m2 v2, m2 कितना है 20, v2 कितना है ऋण 50 बटे m1 प्लस m2, m1 कितना है 40 और m2 कितना है 20। हल करें हम, 40 दहां 400 ऋण 5 दूनी 10 यानी कि 1000 बटे 40 धन 20 60 बराबर 100 ऋण 400 कितना हो जाएगा 600 बटे 60 कट गया 6 दहाम 60 ऋण, तो हमारा कितना आया ऋण 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी इकाई है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, दिशा का ज्ञान बताता है कि किस दिशा में, विपरीत दिशा में, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, जो दोनों कण जब जुड़ेंगे तो किस वेग से गति करेंगे यही हमको ज्ञात करना था और ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है,
अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है रॉकेट नोदन। रॉकेट के बारे में आप सभी जानते हैं। रॉकेट नोदन जो है वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है रॉकेट में? रॉकेट का जो पहले मैं चित्र बना दूं। ये समझ लीजिए रॉकेट है, ये है इसका ईंधन, यहाँ होता है द्रव आक्सीकारक, और ये है दहन कक्ष जहां पर ईंधन जलता है। ठीक है, ये हो गया रॉकेट का चित्र। क्या होता है? जैसे ही रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, जब ईंधन जलता है तो क्या बनती है? गैस। और गैस जो है वो तीव्र वेग से किधर निकलती है? नीचे की ओर। नीचे की ओर गैस निकलती है तो न्यूटन के तृतीय नियम से हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगता है, इस बल को हम कहते हैं प्रणोद, जिससे रॉकेट क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। और यह भी रॉकेट जो है वो किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है? इसके दहन कक्ष में प्रति सेकंड दहन होने वाला ईंधन की मात्रा नियत रहती है। तो जितना ईंधन दहन होगा उतनी ही गैस बनेगी। तो प्रति सेकंड निकलने वाली गैस की मात्रा भी नियत होती है। अतः इसके संवेग में परिवर्तन भी क्या होता है? नियत होता है। लेकिन जैसे जैसे ईंधन जलता जाता है, ईंधन की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ईंधन की मात्रा कम होगी तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम होगा। और हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये जानते हैं F बराबर m इंटू ए या A बराबर F अपॉन m, यानी कि जो त्वरण है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। तो यदि रॉकेट का द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या होगा? त्वरण बढ़ता जाएगा। त्वरण बढ़ेगा मतलब रॉकेट का क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा, जिससे रॉकेट जो है वो अधिक वेग से ऊपर की ओर जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। दहन की दर, निकलने की दर सब नियत है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है? द्रव्यमान कम हो रहा है, इसलिए त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जो वेग लग रहा है, प्रणोद बल के कारण वेग जो लग रहा है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति कर रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम इस पे लगने वाले त्वरण के लिए व्यंजक निकालेंगे। मान लेते हैं रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है m0। किसका? रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है? m0। और उसके दहन कक्ष में निकलने वाले प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल m अपॉन डेल टी है। तो टी सेकंड में कितनी गैस निकल जाएगी? डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी सेकेंड में। अब टी सेकेंड पश्चात रॉकेट के द्रव्यमान में इतनी कमी हो गई तो टी सेकेंड पश्चात उसका द्रव्यमान कितना होगा?
t सेकेंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी। ठीक है, अब उसके द्रव्यमान में कमी कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, तो क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा जिसके उससे उसके वेग में परिवर्तन मान लीजिए कितना हो रहा है, डेल v। किसके, रॉकेट के, रॉकेट के वेग में परिवर्तन हो रहा है डेल v। हमने निकाला t सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना निकला, m0 माइनस स्मॉल डेल m डेल t इंटू टी। अब इसका द्रव्यमान में कमी हुई तो वेग में भी क्या हो गया, परिवर्तन। मान लेते हैं रॉकेट के वेग में परिवर्तन हो रहा है डेल v, तथा जो निकलने वाली गैस का वेग है u। ठीक है, तो आगे हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। इसको मैं मिटा दूं। क्या होगा संवेग संरक्षण का नियम, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होना चाहिए, गैस के संवेग में परिवर्तन, है ना। तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो गया हमारे पास, m0 माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू टी, और रॉकेट का वेग कितना हो गया, डेल v बराबर गैस का द्रव्यमान डेल m और उसका वेग, सॉरी यहाँ पे वेग कितना, u। ठीक है, अब इसको हम अगर यदि पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल v बराबर डेल m u बटे m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। अब यदि दोनों समीकरण में हम डेल टी से भाग दें, डेल v अपॉन डेल टी बराबर डेल m अपॉन डेल टी इंटू u, m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। ठीक है, अब डेल v अपॉन डेल टी क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन किसकी दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो रॉकेट का त्वरण क्या हो जाएगा, रॉकेट का त्वरण A बराबर हमारा आ जाएगा डेल m अपॉन डेल टी u बटे m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी। ये है रॉकेट पर लगने वाले त्वरण के लिए सूत्र। अब यदि हम इस सूत्र को देखें तो
हमको कुछ चीजें स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है? रॉकेट की गति अधिक होने के लिए क्या अधिक होना चाहिए? उसका त्वरण अधिक होना चाहिए। और त्वरण अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए? देखते हैं। त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती है? डेल एम अपॉन डेल टी। डेल एम अपॉन डेल टी हमारा क्या है? ईंधन के दहन की दर, है ना। तो ईंधन जितना अधिक जलेगा उतना अधिक क्या होगा? त्वरण अधिक होगा, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या अधिक होना चाहिए? यू। यू क्या है? गैस के निकलने की दर। तो गैस के निकलने की दर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप सभी जानते हैं वेग कैसे बढ़ाते हैं हम। आप पाइप की सहायता से मान लीजिए गार्डन में पानी दे रहे हैं, है ना। आपका पानी आप पाइप से दे रहे हैं, वो यहां तक जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा आगे पहुंचाना है तो आप क्या करते हैं? पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं, मतलब उसका क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस तरीके से बहुत सरल विधि से हम क्या करते हैं? उसके वेग को बढ़ा देते हैं। यही चीज फव्वारा शावर जो बाथरूम में लगता है उसी में भी यही कॉन्सेप्ट है। आने वाला पानी की मात्रा उतनी ही है, लेकिन वो छोटे छोटे छिद्रों से आती है जिससे उसका वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जब गैस निकल रही है उसको यदि हम निकलने वाली गैस के लिए इस टाइप की संरचना बना दे, एक छिद्र से ना निकल के छोटे छोटे अनेक छिद्रों से यदि गैस निकले तो गैस के निकलने की दर बढ़ जाएगी। गैस के निकलने की दर बढ़ने से त्वरण क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये दो चीजें देखी हमने। तीसरी चीज, त्वरण किसके क्रमानुपाती है? रॉकेट के द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा त्वरण उतना ही कम होगा, है ना। तो द्रव्यमान को कैसे कम कर सकते हैं? जो टैंक जो यूज होने वाला है रॉकेट में वो तो उतना ही रहेगा। उसके अंदर जो ईंधन है, यदि हम गैस ईंधन भरेंगे तो वो ज्यादा जगह लेगा, ठीक है। और उसकी जगह यदि द्रव ईंधन भरे तो उतने ही टैंक में हम और ज्यादा ईंधन भर सकते हैं। और उसकी जगह यदि हम सॉलिड ईंधन को ले तो उतने ही टैंक में हम और ज्यादा ईंधन को भरा जा सकता है। तो इस प्रकार इसके त्वरण को हम 2-3 माध्यमों से और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये था त्वरण के लिए समीकरण। अब हम निकालेंगे रॉकेट पे लगने वाला प्रणोद। मैंने पहले ही आपको बताया, प्रणोद मतलब जब गैस तीव्र वेग से नीचे की ओर जाती है तो रॉकेट पर विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे रॉकेट ऊपर उठता है, उसको हम कहते हैं प्रणोद। चलिए निकालते हैं। क्या निकालना है हमको? रॉकेट में लगने वाला प्रणोद। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। m कितना है? रॉकेट का द्रव्यमान t सेकेंड के पश्चात m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी ए, ठीक। अब इसका मान यदि हम समीकरण 1 से रखें, समीकरण 1 से मान चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं पक्षांतर करके। तो m0 माइनस डेल m अपॉन डेल टी इंटू टी, इसको पक्षांतर कर दिए तो इधर क्या बचा? डेल m बटे डेल टी u अपॉन ए, है ना। तो इस मान को समीकरण 2 से इस मान को हम लोग रख दे समीकरण 3। तो F बराबर क्या हो जाएगा? डेल m डेल t इंटू यू अपॉन ए, और यहां शुरू से क्या है? ए कट गया, तो F बराबर हो गया डेल m अपॉन डेल t इंटू ए। ये है रॉकेट पर लगने वाले प्रणोद के लिए फॉर्मूला, अर्थात
अर्थात जो रॉकेट में लगने वाला प्रणोद है वो किसके बराबर होता है? ईंधन के दहन की दर गुणित गैस के निकलने के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने क्या देखा? रॉकेट के बारे में देखा कि रॉकेट नोदन में त्वरण कितना होता है, प्रणोद कितना होता है। अब थोड़ा एक न्यूमेरिकल, एक आंकिक प्रश्न हम हल कर ले, ठीक है। प्रश्न क्या है? एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान है 20,000 किलोग्राम, रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? 20,000 किलोग्राम। उसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी इकाई है? त्वरण के त्वरण से छोड़ा जाता है। तो लगने वाली प्रणोद की गणना कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, ठीक। हम हल करते हैं। रॉकेट का द्रव्यमान कितना दिया गया है हमको? m बराबर 20,000 किलोग्राम और a का मान कितना गया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? प्रणोद निकालना है। अब जब रॉकेट ऊपर उठता है ना, तो उस पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो उसका भार mg नीचे की ओर और दूसरा उस पर लगने वाला बल F प्रणोद ऊपर की ओर। तो रॉकेट पर परिणामी बल कितना लगेगा? F माइनस mg, mg क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है, ठीक। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? बराबर माइनस mg। यदि इसको पक्षांतर कर दे तो F बराबर हो जाएगा ma प्लस mg, या m को कॉमन निकाल दे तो a प्लस g। m का मान कितना है? 20,000 और a का मान कितना है? 5 दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण का सामान्यतः मान होता है 9.8। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.8।
इन दोनों का आपस में गुणा करिए। न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो रॉकेट पर कितना प्रणोद लगेगा? इतना न्यूटन। ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल हल कर लिया। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की उत्पत्ति। मान लेते हैं हमारे पास दो कणों का निकाय है। अन्योन्य क्रिया के कारण पहला कण दूसरे पर F1 बल लगाता है और दूसरा कण पहले पर बल लगाता है F2, जिसके कारण अल्प समय अंतराल डेल t में उनके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। डेल P1 डेल P2। ठीक, अब गति के संवेग संरक्षण के नियम से हम क्या जानते हैं? P1 प्लस P2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि इकाई पर बाह्य बल नहीं लग रहा, इसलिए कुछ संवेग कितना होगा? 0 होगा। यदि संवेग में परिवर्तन हम ले तो P1 प्लस P2 बराबर 0। डेल P1 प्लस डेल P2 बराबर 0, या डेल, इस पूरे समीकरण को हम किससे भाग देते हैं? अल्प समय अंतराल डेल t से। तो डेल P2 बटे डेल t बराबर 0। यदि हम इसको पक्षांतर कर दें तो डेल P1 अपॉन डेल t बराबर माइनस डेल P2 अपॉन डेल t। डेल P अपॉन डेल t क्या है हमारा? F1 है, और ये क्या है? F2 है। और यही क्या है हमारा? न्यूटन के गति का तृतीय नियम कि हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसके पहले हमने एक दिन ये पढ़ा कि द्वितीय नियम से प्रथम नियम की उत्पत्ति, और आज हमने क्या देखा? द्वितीय नियम से तृतीय नियम की उत्पत्ति। मतलब इस पूरे अध्याय में जो द्वितीय नियम है वो मूलभूत नियम है, उसकी सहायता से हम प्रथम नियम और तृतीय नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा पिंड का विखंडन होता है, फिर हमने कुछ अंकित प्रश्न हल किए और रॉकेट नोर्डन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित अंकित प्रश्न भी हमने हल किए। और अभी हमने क्या देखा? गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की उत्पत्ति। तो आज हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।